हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अपना अपनी फैमिली का और साथ ही साथ अपने फिटनेस का भी बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम सभी समझने वाले हैं अपने क्लास 11th सोशियोलॉजी में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, समाज शास्त्र में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है समाज शास्त्र एवं समाज, सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी। देखिए, अभी तक गोविंद सर इस चैनल पे सोशियोलॉजी आप लोगों को पढ़ाया करते थे, पर अब से मैं ही आप लोगों को सोशियोलॉजी भी टीच करने वाला हूँ। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और समाज शास्त्र को मिला के लगभग 3 सब्जेक्ट में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। देखिए, ये 11th क्लास में समाज शास्त्र आप सभी के लिए एकदम नया सिलेबस, एकदम नया सब्जेक्ट होने वाला है। हालांकि अगर मैं बात करूं तो अभी कुछ साल पहले ही जो समाज शास्त्र सब्जेक्ट जो है वो स्कूलों में स्टार्ट कराया गया है। उतना ज्यादा क्रेज नहीं था इस सब्जेक्ट का पहले, लेकिन अब अभी के समय में हम देख रहे हैं कि समाज शास्त्र का क्रेज काफी ज्यादा हो गया है और ज्यादातर स्कूल में जो आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं उनको समाज शास्त्र सब्जेक्ट जो है प्रोवाइड कराया जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में हम देखिए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास समाज शास्त्र सब्जेक्ट होता है ना। देखिए, समाज शास्त्र शब्द से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें हम सोसाइटी की बात करने वाले हैं, अपने आसपास के समाज की बात करने वाले हैं। तो इससे ये समझ में जाएगा आप लोगों की समाज शास्त्र जो सब्जेक्ट है वो अपने आप में एक नया सब्जेक्ट हम इसको नहीं कह सकते। ठीक है, हालांकि आप सभी के लिए नया होगा, लेकिन ये नया सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि जो हमारे सोशल साइंस में जो हमारे और दूसरे सब्जेक्ट है उनका ही मिक्सचर कह सकते हो आप, कि उन्हीं सब्जेक्ट को मिला करके हमारा जो सोशियोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र जो सब्जेक्ट है वो बनाया गया है। आपको इसमें हिस्ट्री की झलक मिल जाएगा, आपको इसमें पॉलिटिकल साइंस की झलक देखने को मिल जाएगा, आपको इसमें ज्योग्राफी, आपको इसमें इकोनॉमिक्स, आपको इसमें साइकोलॉजी, है ना, दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र, सब कुछ आपको एक ही सब्जेक्ट में पढ़ने को मिलने वाला है। मतलब कि इसका जो क्षेत्र है वो बहुत ही व्यापक है। व्यापक यानी कि बहुत सारे सब्जेक्ट को मिला करके आपका ये जो समाज शास्त्र है वो बना है। तो समाज शास्त्र एवं समाज, ये जो चैप्टर है पूरे तरीके से इंट्रो देगा आपको। समाज शास्त्र होता क्या है, समाज क्या होता है ना, समाज शास्त्र को हम कितने प्रकार में बांटते हैं, और साथ ही साथ जो दूसरे सब्जेक्ट्स जो हमारे हैं जैसे कि हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है ना, इनके साथ रिलेशन कैसे है, समाज शास्त्र के क्या संबंध है इन सब्जेक्ट्स के साथ, उसको हम आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मैंने कंटेंट बना रखा है भाई। आप अगर इंग्लिश मीडियम के हैं तो आपको इंग्लिश में भी कंटेंट मिल जाएगा, और हिंदी मीडियम के लिए तो भाई हमारा चैनल स्पेशली है ही है। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपने इस वीडियो में। अपने इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, अपने इस चैप्टर को समझना स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम के साथ साथ भाई टेलीग्राम पे फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप टेलीग्राम पे फॉलो करेंगे तभी जाके आपको हमारे इस चैनल की जितनी भी पीपीटी है, पीडीएफ्स है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो सब आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही देखने को मिलेगा। तो भाई जरूर से जरूर हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम अपने अध्याय की शुरुआत करते हैं। देखिए, एक तरफ हमने हिंदी में कंटेंट लिख रखा है और दूसरी तरफ हमने इंग्लिश में कंटेंट लिख रखा है। तो मतलब आपको ना दोनों ही मीडियम में मिल जाएगा, लेकिन हमारा ज्यादा फोकस, क्योंकि हिंदी मीडियम के लिए हमने चैनल बना रखा है, तो हिंदी मीडियम पे हम ज्यादा फोकस करने वाले हैं। साथ ही साथ इंग्लिश मीडियम वाले इस तरफ फोकस रखें और हिंदी मीडियम वाले हमारे इस तरफ फोकस करके रखें। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले इस चैप्टर में आपको कौन कौन से टॉपिक समझने को मिलेगा। मूलतः आपको यहाँ पे 3 टॉपिक्स देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले समाज शास्त्रीय कल्पनाएं, है ना, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं आपके सोशियोलॉजी के, उसको आपको सबसे पहले समझने का है, जिसमें समाज शास्त्र क्या है ना, समाज शास्त्र के कितने प्रकार है, सोसाइटी क्या होता है, सोसाइटी के क्या प्रकार है, इसको आपको पहले 2-3 टॉपिक में आपको समझने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करेंगे यूरोप और भारत में समाज शास्त्र का आरंभिक विकास, मतलब कि यूरोप में और इंडिया में किस तरीके से हमारा जो समाज सोशियोलॉजी है उसका डेवलपमेंट हुआ है, उसके बारे में समझेंगे। यूरोप और इंडिया दोनों जगह की हम बात करेंगे, किस तरीके से ये जो समाज शास्त्र है इस सब्जेक्ट की शुरुआत हुई है। उसके बाद हम जानेंगे समाज शास्त्र का विषय क्षेत्र क्या है, मतलब कि किन चीजों का इसमें विश्लेषण करते हैं और अन्य विज्ञानों से इसका संबंध क्या है, जैसे हमारा पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, या फिर दूसरे जो हमारे सोशल साइंस के सब्जेक्ट है उनके साथ रिलेशन कैसे हैं इस सब्जेक्ट के, उसकी हम बात करने वाले हैं। तो ये मूलतः आपको, मतलब ये 3 ही टॉपिक पे हम फोकस करने वाले हैं, लेकिन इन्हीं 3 टॉपिक्स को हम कई भागों में बांट के समझने वाले हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। ठीक है जी, चलिए सबसे पहले हम समाज की बात कर लेते हैं बच्चे, कि सोसाइटी होता क्या है, समाज की क्या परिभाषा आप दे सकते हैं ना। तो समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। ठीक है, समाज क्या है, एक सोसाइटी क्या है, आपका सोसाइटी क्या है,
जैसे आप जिस समाज में रहते हो उसकी परिभाषा आप क्या कैसे दे सकते हो? तो सिंपल परिभाषा क्या है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल। सामाजिक संबंध, कैसे संबंध? एक भाई का एक बहन के साथ, माता पिता के साथ बच्चे के साथ, या फिर हमारे पड़ोसी का हमारे साथ कैसे रिलेशन है। इन सभी संबंधों का जाल ही कहीं ना कहीं क्या है? हमारा समाज है ना? हमारा समाज किससे मिलकर बना है? महिला पुरुष, है ना, अंकल आंटी, बहुत सारे मतलब लोगों का मिक्सचर है कहीं ना कहीं समाज। ठीक है, तो समाज जो है वो सामाजिक संबंधों का जाल है ना? सोसाइटी इज द नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप। ठीक है जी। अब बात करते हैं समाज की क्या विशेषता होती है, समाज की क्या, एक सोसाइटी की क्या फीचर्स है ना? सबसे पहले समाज क्या है? हमारा अमूर्त है। अमूर्त इन द सेंस कि भाई समाज का ना कोई आकार नहीं है, एक निश्चित आकार नहीं है ना? कोई ठोस आकार नहीं है जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। ऐसा सोसाइटी आपको देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि समाज बनता है रिश्तों से, है ना? हमारा रिश्ता हमारे पड़ोसी के साथ कैसा है, हमारे भाई बहन के साथ कैसा है, माता पिता के साथ कैसा है, इन सबको ही मिला के समाज बना। तो समाज जो है वो अमूर्त है ना? समाज का कोई रंग रूप आकार नहीं है। समाज में समानता और मित्रता दोनों की झलक आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी। कुछ समाज एक जैसे देखने को मिलेंगे, कुछ समाज में आपको मित्र अच्छी मित्रता देखने को मिल जाएगी, कुछ समाज में इसके विपरीत देखने को मिलेगा, है ना जी। पारस्परिक सहयोग एवं संघर्ष दोनों चीज देखने को मिल जाएगा भाई। ठीक है, सोसाइटी में क्या होता है कि मतलब कुछ लोग आपस में एक दूसरे को सहयोग कर रहे होंगे, कुछ क्या कर रहे होंगे, आपस में संघर्ष कर रहे होंगे। अब जैसे कि अभी का हम एग्जांपल ले लेते हैं भाई, अभी कॉकरोच पार्टी का भाई प्रोटेस्ट चलने लगा है बीजेपी पार्टी के खिलाफ। तो आप देखेंगे कि एक ही सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं जो कि बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आपको देखने को मिलेंगे जो कि बीजेपी के सपोर्ट में देखने को मिलेंगे, है ना? तो जो बीजेपी पार्टी के खिलाफ है और जो बीजेपी पार्टी के विरोध में, उन दोनों लोगों के बीच में संघर्ष भी देखने को आपको मिल जाएगा। तो ये एग्जाम्पल, बेहतरीन एग्जाम्पल आप सभी के लिए हो सकता है कि एक समाज में लोगों के बीच में कई मुद्दों पे सहयोग भी हो सकता है और संघर्ष भी हो सकता है ना? आश्रित रहने का नियम है, मतलब समाज में हम सभी क्या रहते हैं बच्चे? एक दूसरे के ऊपर आश्रित रहते हैं, निर्भर रहते हैं। हम सभी लोगों की जरूरतें एक दूसरे के से पूरा होता है, जब तो सोसाइटी बना हुआ है। सोसाइटी इसीलिए तो बना है कि हम अपनी सारी जरूरतें अकेले दम पे पूरा नहीं कर सकते, है ना? अगर आपको राशन का सामान लेना होगा तो आपको अपने पड़ोस के किसी राशन की दुकान पे जाना होगा या कहीं और जाना होगा, है ना? हम कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, इसीलिए समाज बना है। सोसाइटी बनाई इसीलिए था क्योंकि जब इंसानों ने बस्तियां बना ली, इंसानों ने खेती करना शुरू कर दिया, इंसानों ने व्यापार करना शुरू किया, तो जाहिर सी बात है कि हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर थे, है ना? ठीक है, एक किसान को दूध चाहिए तो किसके पास जाता? खेती तो करता था, एक किसान खेती करता था। गौ पालन नहीं कर रहे हैं, मान लो गौ पालन जो करता था वो अलग व्यक्ति होते थे, गौपालक अलग हुआ करते थे। तो उसको अगर दूध की जरूरत होती थी, पनीर की जरूरत होती थी, तो गौपालक के पास जाता था, और गौपालक को अगर अनाज की जरूरत होती थी तो किसान के पास आता था। तो इसी तरीके से सोसाइटी बना है ना। तो आश्रित रहने का नियम है, मतलब कि सोसाइटी जो है, सोसाइटी में हम रहते हैं तो एक दूसरे के ऊपर आश्रित रहते हैं, मतलब कि निर्भर रहते हैं, कहने का मतलब ये। दूसरा है समाज परिवर्तनशील है, मतलब समाज में बदलाव होता रहता है, समाज में चेंजेस होते रहते हैं। अब जैसे अगर आप प्राचीन समाज की बात कर रहे हो तो प्राचीन समाज में आपको बहुत ज्यादा, मतलब भारतीय समाज की हम बात करें तो जाति के आधार पे भेदभाव बहुत ज्यादा होता था, है ना? लेकिन अभी वो चीजें कम हो गई है, वो चीजें बदलती जा रही है और आगे चल के बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी कहीं ना कहीं एक टाइम पे। तो समाज में जो चीजें आज आपको, जो विशेषताएं समाज में अभी आपको देखने को मिल रही है ना सोसाइटी की, वो इन फ्यूचर आपको देखने को नहीं मिलेगी। समाज बदल जाएगा, समाज पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा, समझ रहे हो? तो ये समाज की, हमारी सोसाइटी के कुछ फीचर्स थे, है ना, कुछ विशेषताएं थी। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समाज की विशेषताएं समझ में आ गई होगी। अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे बच्चे, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। व्यक्ति और समाज में संबंध क्या होता है ना? सोसाइटी का मतलब एक व्यक्ति का सोसाइटी के साथ यानी कि समाज के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जाहिर सी बात है, हम सभी समाज में रहते हैं, इसलिए हम सभी सामाजिक प्राणी। मनुष्य के क्रियाकलाप समाज से संबंधित होते हैं, ठीक है, और समाज पर ही उनका अस्तित्व और विकास निर्भर करता है। हम सभी समाज में रह रहे हैं, सारे क्रियाकलाप समाज में कर रहे हैं, तो हमारा विकास कहीं ना कहीं समाज से जुड़ा हो। अगर एक समाज प्रोग्रेस करेगा तो हम भी प्रोग्रेस करेंगे। ठीक है जी। तो मनुष्य का संबंध पूरी तरीके से समाज से है और समाज के ऊपर ही निर्भर है, सारे क्रियाकलाप उसके समाज पर निर्भर है। मानव शरीर को सामाजिक विशेषताओं या गुणों से
व्यक्तित्व प्रदान करना समाज का ही काम है। ठीक है जी, मतलब कि एक व्यक्तित्व, उसके गुणों में एक व्यक्तित्व का निखार करना, ये कहीं ना कहीं समाज का ही काम है। आगे देखो, इस दृष्टि से हम क्या है, हम सभी इंसान जो है वो समाज पर पूरी तरीके से आश्रित है, समाज पर हम पूरी तरीके से निर्भर है। व्यक्ति के बिना सामाजिक संबंधों की व्यवस्था नहीं पनप सकती है ना। व्यक्ति के बिना, कहने का मतलब क्या, इस लाइन के कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति के बिना समाज नहीं बन सकता। ये समाज जो बना है वो हमसे ही बना है, हमने ही समाज को बनाया है ना। और ना ही सामाजिक संबंधों के व्यवस्था के बिना समाज का अस्तित्व संभव है ना। सामाजिक अगर संबंध नहीं होंगे, सामाजिक सोशल रिलेशनशिप अगर नहीं बनेंगे, तो एक समाज की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये समाज और व्यक्ति के बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में यहाँ पे पॉइंट्स दे रखे थे। आगे देखो, मानव समाज और पशु समाज के बीच में अंतर बता रखा है। ये टॉपिक काफी इंपोर्टेंट है भाई, इस पे ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए, इस पे फोकस फरमाइएगा भाई, फोकस फरमाइएगा इस टॉपिक पे, इंपोर्टेंट है ये। ठीक है देखो, मानव समाज और पशु समाज में क्या अंतर होता है ना। ह्यूमन सोसाइटी और एनिमल सोसाइटी की अगर हम बात करें, दोनों में क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो देखो, मानव समाज में क्या है भाई, बोलने सोचने समझने की शक्ति है। हम इंसानों के पास क्या है, बोलने सोचने समझने की क्षमता है। हम बोलते हैं, मैं बोल के आपको पढ़ा रहा हूं, है ना। हम आप कोई कमेंट करेंगे तो उस कमेंट को मैं समझ सकता हूं कि हाँ भाई इसका रिप्लाई क्या देना चाहिए। ठीक है, समझने की क्षमता है मेरे अंदर, आपके अंदर। लेकिन क्या पशु समाज में ये क्षमता है? ना तो ये बोल सकते हैं, है ना। बिल्ली सिर्फ एक ही आवाज निकाल सकते हैं, म्याऊ। कुत्ता भौंक सकता है ना। कोयल कुकू कुकू की आवाज निकाल सकती है। बाकी और एनिमल्स की अपनी विशेष विशेषता है, अपनी विशेषताओं पर आधारित है, बोल नहीं सकते, अलग अलग आवाज। अब मैं म्याऊ भी बोल सकता हूं, मैं भौंक भी सकता हूं। हमारे अंदर बोलने की क्षमता है कहीं ना कहीं, है ना, सोचने की क्षमता है, समझने की क्षमता है। हम किसी चीज को एनालाइज कर सकते हैं कि भाई ये समस्या अगर होने लग रहा है, क्यों हो रहा है, अगर ये इसमें, अगर मेरे बोर्ड में दिक्कत आ गई, क्यों आ गई, है ना। अगर मेरा पढ़ाया हुआ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा, या मेरा पढ़ाया हुआ बहुत अच्छे से बच्चों को समझ में आ रहा है तो ऐसा क्या कर रहा हूं मैं, सारी चीजें बच्चों को समझ में आ जा रहा है। तो ये सब समझने की क्षमता है अपने अंदर, समझ रहे हो। इसके अलावा देखो, अपनी एक संस्कृति होती है। हम सभी इंसानों के पास अपनी, हम सभी मानवों के पास अपनी एक संस्कृति है, अपना खुद का कल्चर है, जिसको हम सभी फॉलो करते हैं। ठीक है जी, लेकिन इनके पास कोई कल्चर नहीं होता, है ना। पशु समाज में कोई कल्चर देखने को आपको नहीं मिलेगा। स्वयं को व्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं भाई, अपने पास भाषा है, लैंग्वेज है, जिसको हम, जिसके थ्रू हम अपने आप को व्यक्त कर रहे हैं। जो भी मैं आपको समझा रहा हूं, मेरी बातों को सुन के आप समझ पा रहे हैं। लेकिन जो पशु समाज है उसमें एक खासियत आपको देखने को नहीं मिलेगा, स्वयं को व्यक्त करने के लिए कोई भाषा नहीं है इनके पास। भविष्य की चिंता करता है, उसके लिए योजनाएं बनाता है भाई। हमें फ्यूचर की बहुत ज्यादा चिंता होती है, उसके लिए हम योजनाएं बनाते हैं कि भाई फ्यूचर में हम कैसे सरवाइव कर सकते हैं, अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, हम अपनी इस पीढ़ी को कैसे बचा सकते हैं। इनके बारे में हम बहुत सोचते हैं। लेकिन ये वर्तमान में जीते हैं कि भाई आज जो है वही है, आगे आने वाले कल की फिक्र दक को करना, जो अभी है उसमें जिएंगे, जो मिल गया खाएंगे, जो मिल गया पी लेंगे, और जहां जगह मिल गया उस फ्लैट हो जाएंगे, जिंदगी बस इसी के इर्द गिर्द घूमता है भाई। ठीक है, जानवरों का। लेकिन हम भविष्य की योजना बनाते हैं कि हम क्या, हम भाई पहले देखो जंगलों में रहते थे, है ना। एक टाइम पे हम भी जानवर, पशु समाज ही थे, हम भी पशु समाज से ही हम मानव समाज में परिवर्तित हुए। जंगलों में रहते थे, केले का पत्ता लपेट लिया, हुला ला करते हुए घूम रहे जंगलों में। हमने अपनी बस्तियां बनाई, खेती शुरू किया, पशुपालन शुरू किया, बहुत बड़े बड़े नगर बनाए। आज के समय में आप देखो, हम मेट्रो सिटी बना चुके हैं, है ना। 50-50, 60-60 मंजिला इमारतें बना रहे हैं। ठीक है, सबसे नीचे सड़क, फिर फ्लाईओवर, फिर उसके ऊपर मेट्रो, फिर मेट्रो के ऊपर ट्रेन चला दे रहे हैं, हवाई जहाज आ रहे हैं, समझ रहे हो। तो ये मानव समाज ही जो है वो अपने मतलब क्रिटिकल थिंकिंग की वजह से इतना कुछ बदल पाया है। लेकिन ये चीजें जो है, ये बदलाव जो है आपको पशु समाज में देखने को नहीं मिल रहा। ठीक है जी, तो ये आपके अंतर है मानव समाज और पशु समाज में। चलिए अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, समाजों में बहुलताएं और असमानताएं। ठीक है, देखो जैसे अब भारतीय समाज की अगर हम बात करें, तो भारतीय समाज में बहुलताएं हैं,
मतलब कि यहाँ पे आपको अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग वर्ग के लोग देखने को मिल जाएंगे, है ना। ठीक है, बहुलताओं से भरा हुआ समाज है, विभिन्नताओं से भरा हुआ समाज है। ठीक है, एक समाज दूसरे समाज पर निर्भर करता है, एक समाज जो है वो दूसरे समाज के ऊपर डिपेंड रहता है। हम एक से अधिक समाज के सदस्य बनते जा रहे हैं, है ना। अभी अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें, भारतीय समाज की हम बात करें, तो भारतीय समाज सिर्फ भारतीय समाज का ही पार्ट नहीं है। इसमें आपको यूरोपीय समाज, कुछ यूरोप से व्यक्ति आ गए, वहां की विशेषताओं को भारतीय समाज में घुसेड़ दिया। हम अभी सिर्फ भारतीय कल्चर पर निर्भर नहीं है, हमारा कल्चर में विविधताएं आ रही है। हम मोमोज खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, जो कि हमारे कल्चर का पार्ट नहीं है, हमारी सोसाइटी का पार्ट है, लेकिन हम खा रहे हैं उसको, है ना। तो हम एक से अधिक समाज का सदस्य बनते जा रहे हैं, दूसरे समाजों में अंतर क्रिया करते हैं, उनकी संस्कृति को ग्रहण कर लेते हैं। मतलब दूसरे समाजों से हमारा मेल मिलाप हो रहा है, यूरोपीय समाज में जा रहे हैं, वहां पे रह रहे हैं, कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया चले जा रहे हैं, कुछ लोग कहीं और चले जा रहे हैं, वहां पे रह रहे हैं, और कहीं ना कहीं उस संस्कृति को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उस संस्कृति को अपने समाज में घुसा दे रहे हैं, है ना, ग्रहण कर ले रहे हैं उस संस्कृति के बहुत सारे तत्वों को। तो ये सारी चीजें होने लग रहा है। इस प्रकार आज हमारी संस्कृति एक मिश्रित संस्कृति तथा हमारा समाज एक बहुलवादी समाज बन गया, है ना। मतलब हमारी संस्कृति मिश्रित संस्कृति है। अगर हम बोल दें कि हम इंडियन कल्चर है, अब जैसे कि ये मैंने पहन रखा है, ये देखो, ये ऑफ शोल्डर, कहीं ना कहीं ऑफ शोल्डर मैंने ये टी शर्ट पहन रखा है, तो ऑफ शोल्डर टी शर्ट कहीं ना कहीं कोरिया साइड ज्यादा चलता है। ये बैगी जींस, जो अभी मैंने बैगी जींस पहन रखा है, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा है कि हाँ, अभी जैसे मैं मॉल में जाता हूँ तो इस टाइप के कपड़े ही हमें देखने को मिलता है। और ऐसा कहा जाता है कि हाँ, 90s के जब समय में हमारे जो बॉलीवुड के हीरो थे, वो भी इसी टाइप के कपड़े वगैरह पहना करते थे, लेकिन अभी ये कोरियन कल्चर में ज्यादा देखने को मिलता है। तो हमें लगता है कि भाई हम कहीं ना कहीं कोरियन कल्चर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, या कोरियन कल्चर की तरफ हमारा झुकाव बढ़ रहा है। तो मतलब कहने का, मेरे समझाने का मतलब ये है कि मतलब एक संस्कृति जो है उसमें दूसरी संस्कृतियों का जो घुसपैठ है वो हो रहा है, लगातार होने लगा है ना। ठीक है, और एक समाज जो है वो बहुलवादी समाज बनता जा रहा है, उसमें बहुत सारे समाजों की विशेषता आपको देखने को मिल जाएगा। कहने का मतलब ये बच्चे, ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं। असमानता समाजों के बीच केंद्रीय बिंदु है। देखो, समाज की एक और खासियत क्या है कि समाज में आपको असमानता बहुत देखने को मिलती है। अमीर और गरीब के बीच में असमानता देखने को मिल जाएगा भाई, जाहिर सी बात है, ये है ना। चलिए अब हम अपने मूलभूत टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, अपने मूलभूत सिद्धांतों की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है समाजशास्त्र के बारे में, है ना। सोशियोलॉजी है क्या, समाजशास्त्र की मीनिंग क्या है। देखो, सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित व क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करने वाला विज्ञान ही समाजशास्त्र। जो हमारा सामाजिक संबंध है, सोशल रिलेशनशिप है, उसका क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना ही क्या है, समाजशास्त्र है, क्रमबद्ध तरीके से और व्यवस्थित तरीके से। ठीक है, सोशियोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडीज सोशल रिलेशनशिप्स इन अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज मैनर। ठीक है जी, मतलब कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, एक तरीके से व्यवस्थित तरीके से और क्रमबद्ध तरीके से सामाजिक संबंधों का विश्लेषण कर रहे हैं, सामाजिक संबंधों स्टडी कर रहे हैं। कहने का मतलब है, सिंपल परिभाषा, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन है। बस इतना भी परिभाषा लिख दोगे, नंबर मिल जाएगा यार, नहीं समझ रहे हो। तो समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करता है। समाजशास्त्र को हम टोटल दो भागों में डिवाइड करते हैं। समाजशास्त्र को दो भागों में बांट सकते हो, समष्टि समाजशास्त्र यानी कि मैक्रो सोशियोलॉजी, जैसे कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र होता है, उसकी मैं बात कर रहा हूं, है ना। मैक्रो सोशियोलॉजी और व्यष्टि समाजशास्त्र यानी कि माइक्रो सोशियोलॉजी। ठीक है जी, समष्टि व्यष्टि। देखो, समष्टि का मतलब होता है बड़ा, बड़ा मतलब बिग साइज का कोई भी चीज होगा, उसको हम बोलेंगे समष्टि। इसमें कहने का मतलब ये है कि बच्चे, इसमें हम ना जो समाज की अवधारणा जो है उसका विश्लेषण हम बड़े स्तर पे करते हैं। कहने का मतलब है, देखो क्या लिखा है, बड़े समूह, संगठनों तथा सामाजिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब बड़े स्तर के कोई भी समूह है, सामाजिक संगठन है, सामाजिक व्यवस्था है, जो कि मतलब लार्ज स्केल पे, उसका विश्लेषण करते हैं, बड़े स्तर पे करते हैं। लेकिन व्यष्टि में क्या होता है, व्यष्टि का मतलब भी होता है छोटा। यहाँ पे क्या होता है कि छोटे स्तर की जो सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक संगठन होगा, उसके संबंधों का हम विश्लेषण करेंगे। यहाँ पे व्यक्ति से जुड़ा हुआ, पूरी तरीके से व्यक्ति से जुड़ा हुआ है ना। आमने सामने की अंतःक्रिया के संदर्भ में मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन, मतलब आमने सामने, इसमें किसी समूह का अध्ययन होगा, किसी संगठन का अध्ययन होगा, या किसी सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन होगा, जो कि बड़े स्तर के हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति का
दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे रिलेशन होते हैं, है ना, उसका विश्लेषण करते हैं। यानी कि छोटे स्तर की जो समाज की जो व्यवस्थाएं हैं उसका विश्लेषण किया जाता है, कहने का मतलब ये है। ठीक है जी, यहाँ इंग्लिश में भी दे रखा है भाई यही बात, आप इसको पढ़ लेना। ठीक है, इसमें हम समष्टि का मतलब बड़ा होता है, व्यष्टि का मतलब छोटा होता है, समझ गए। इसमें हम बड़े स्तर की जो सामाजिक मुद्दे हैं उसका विश्लेषण करेंगे, ऐसे लिख सकते हो। इसमें छोटे स्तर की जो सामाजिक या व्यक्तिगत जो कुछ व्यक्तियों से जुड़े जो सामाजिक मुद्दे हैं उसका विश्लेषण करते हैं। ये आप यहाँ पे बता सकते हैं आसान शब्दों में, आसान परिभाषा। ठीक है जी, ओके सबको। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। किसी को कहीं भी दिक्कत है ना भाई, कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, इंस्टाग्राम पे मेरे से बात कर सकते हो आप, है ना, वहां पे मुझे बता सकते हो कि रोशन भैया ऐसी ऐसी बात है, आप एक बार और समझा दीजिए या कुछ बता दीजिए, हमें कुछ हेल्प कर दीजिए, तो आपको हेल्प मिलेगा। रोशन भैया हमेशा आप सभी की हेल्प के लिए, ठीक है ना। तो आप मुझे बता सकते हैं कि भैया ऐसी ऐसी बात। अभी 11th में आए हो, आर्ट्स स्ट्रीम लिए हो, तो भाई अभी आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी समस्याएं आ रही होंगी। आर्ट्स, अभी तक आप लोग साइंस भी पढ़ते थे, मैथ भी पढ़ते थे, सोशल साइंस भी पढ़ा करते थे, लेकिन अब एकदम से आप सिर्फ सोशल साइंस की सब्जेक्ट पढ़ोगे तो थोड़ा सा ये टफ होता है कि मैथ करोगे तो अलग फील आएगा, साइंस पढ़ रहे हो अलग फील आएगा, है ना, सोशल साइंस पढ़ रहे हो अलग फील आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सारे सोशल साइंस के सब्जेक्ट है तो एक जैसा ही फील कहीं ना कहीं दे रहे हैं, है ना, एक जैसा ही फील दे रहे हैं। सब में आपको थोड़ा सा हिस्ट्री देखने को मिलेगा, सब में थोड़ा सा पॉलिटिकल देखने को मिलेगा, सब में आपको समाज शास्त्र के टॉपिक देखने को मिलेंगे, तो थोड़ा सा रहता है, टफ रहता है ना स्टार्टिंग में। लेकिन धीरे धीरे जब आपको आदत हो जाएगा, 12th में जब आप आओगे ना, 12th आते आते तक आपको एकदम मजा आ जाएगा। 11th क्लास कहीं ना कहीं आपको आदी बनाना है, आपको मतलब एक तरीके से समाज जो सोशोलॉजी है या फिर जो हमारे सोशल साइंस के सब्जेक्ट है, कहीं ना कहीं आपको ऐसे रूप में ढालना है कि आप इस सब्जेक्ट को समझने की क्षमता विकसित कर सको। 12th में आपको मजा आने लगे। अगर आप 11th में समझने की क्षमता विकसित कर लोगे, 12th में इन्हीं सब्जेक्ट को पढ़ने में बहुत मजा, बहुत ज्यादा मजा आएगा, आपको प्यार हो जाएगा पॉलिटिकल साइंस से, आप मतलब दिल से चाहने लगोगे इन सब्जेक्ट को। अभी आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि यार क्या आर्ट्स ले लिया, यार क्या आर्ट्स में क्या है, कॉमर्स ले लेता या साइंस ले लेता तो अच्छा रहता। लेकिन अभी एक साल आप कैसे भी निकालो, 11th निकालो, 12th में आपको आपके सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा, इतना आप देखिए। ठीक है, हमें भी, मेरे को हिस्ट्री से काफी ज्यादा प्यार था, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस दो सब्जेक्ट से काफी प्यार रहा मुझे। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे समाज शास्त्र की उत्पत्ति, है ना, ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी। चलिए, तो जैसा कि समाज शास्त्र और दूसरे सारे सब्जेक्ट की उत्पत्ति हम ऐसे देखते हैं कि भाई यूरोप से ही माना है, और ये सोशियोलॉजी भी कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत भी यूरोप से होता है। देखो, समाज शास्त्र का जन्म 19वीं शताब्दी में हुआ, 19th सेंचुरी में इसकी जो उत्पत्ति है वो मानी जाती है। समूह के क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए आवश्यक है कि समस्याओं को सुलझाया जाए, है ना। समूह का जो क्रियाकलाप है उसमें भाग लेने के लिए क्या जरूरी है कि समस्याओं को सुलझाने की क्षमता विकसित किया जाए। इन्हीं प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप समाज शास्त्र की उत्पत्ति हुई। मतलब मनुष्य के समस्याओं के समाधान के लिए कहीं ना कहीं समाज शास्त्र की उत्पत्ति मानी जाती है। देखो, होता क्या है कि 19वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस के विचारक, फ्रांस के, कहां के, फ्रांस के, बहुत इंपॉर्टेंट नाम बताने जा रहा हूं आप लोगों को, ऑगस्टस कॉम्टे। ठीक है जी, समाज शास्त्र का जो जनक है ऑगस्टस कॉम्टे ने समाज शास्त्र नामक सामाजिक भौतिक का नाम सामाजिक भौतिक रखा और 1838 में बदलकर समाजशास्त्र रखा था। तो पहले इन्होंने इसी सब्जेक्ट का नाम क्या रखा था, जो समाजशास्त्र सब्जेक्ट है उसके जनक जो हमारे ऑगस्टस कॉम्टे, इन्होंने पहले इसका नाम क्या रखा था, सामाजिक भौतिकी रखा था। लेकिन फिर 1838 में इसको बदल दिया, है ना, और 1838 के बाद यही विषय, यही सब्जेक्ट क्या बन गया, समाजशास्त्र बन गया। तो ये चीज आप याद रखिए भाई, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि दूसरे विद्वान जो है इन्होंने इस सब्जेक्ट को आगे बढ़ाने में बहुत ज्यादा योगदान दिया, जैसे कि आपका ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया, एक बार नाम देख लेना, दुर्बिम है, स्पेंसर है, ठीक है, मैक्स वेबर है। तो ये सारे ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने सोशियोलॉजी को, दुर्खिम यहां पे लिखा हुआ है, दुर्खिम, ठीक है, और स्पेंसर है, मैक्स वेबर है, तो इन सब विद्वानों ने सोशियोलॉजी सब्जेक्ट को आगे बढ़ाने में अच्छा खासा अपना योगदान दिया है। तो ये नाम भी आप सभी को याद रखने का है। इसके अलावा देखो, भारत में समाजशास्त्र विभाग जो है वो 1919 में मुंबई विश्वविद्यालय में शुरू हुआ था। 1919 में जो हमारा समाजशास्त्र है इंडिया में कहां शुरू हुआ था, तो मुंबई विश्वविद्यालय में इस विभाग की शुरुआत की गई थी, इस सब्जेक्ट की कहीं ना कहीं शुरुआत की गई थी। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है कि इंडिया में इसकी शुरुआत
1919 में हुई थी। ठीक है जी, चलिए अब यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं कि भारत में समाजशास्त्र की आवश्यकता क्यों है अपने को। देखो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में बच्चे नीचे दिया हुआ कंटेंट, यहाँ पे हिंदी मीडियम में इसी टॉपिक को हमने नीचे की तरफ इंग्लिश में भी डाला हुआ है। ठीक है, तो भारत में समाजशास्त्र के अध्ययन की क्या जरूरत है? आपको पता है कि समाजशास्त्र सारे सब्जेक्टों का मिक्सचर है, सारे सब्जेक्ट कहीं ना कहीं इसमें हम पढ़ते हैं। आपको पता है कि भारत जो है ना वो विविधताओं से भरा हुआ देश है। भारत में अलग अलग धर्म, जाति, वर्ग के लोग यहाँ पे निवास करते हैं और यहाँ पे जो समाज है उसकी अपनी अलग अलग समस्याएं हैं। हर एक समाज की अपनी अलग अलग समस्या, बहुत सारी समाज है और उन सोसाइटी में अलग अलग समस्या है। उसको समझने के लिए, उसका विश्लेषण करने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए, है ना, समाज शास्त्र को पढ़ना जरूरी है हमारे लिए। देखो क्या लिखा है, भारत में व्यापक क्षेत्रवाद है, भाषावाद है, सांप्रदायवाद है, जातिवाद है। सांप्रदायवाद मतलब धर्म के आधार पे विविधता आपको देखने को मिल जाएगा, भाषा के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, मैं बिहारी हूं, मैं बंगाली हूं, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, ऐसे बहुत सारे विविधताएं आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। जातिवाद, मैं ब्राह्मण हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं राजपूत हूं, मैं निम्न जाति का हूं, ठीक है, SC ST कम्युनिटी का हूं। तो ये सब चीजें देखने को मिलता है और इसलिए हमें इस यहाँ पे आपको इस वजह से बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलेगी। तो उन समस्याओं को समझने के लिए समाजशास्त्र को पढ़ना जरूरी है। इसी कारण भारत में विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु समाजशास्त्र का अध्ययन लोकप्रिय होता जा रहा है, यही बात बता रहे हैं। दूसरे समाजों के साथ तुलनात्मक अध्ययन हो सकता है अगर हम समाजशास्त्र को पढ़ते हैं। अगर हम समाजशास्त्र को पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने सोसाइटी को पढ़ रहे हैं, हम अपने समाज को पढ़ रहे हैं। और अगर हम अपने समाज को जानते हैं तो हम अपने समाज की तुलना दूसरे समाज से कर सकते हैं। अगर हम इंडियन सोसाइटी को समझते हैं तो अपनी इस सोसाइटी की तुलना हम यूरोपियन सोसाइटी से कर सकते हैं, है ना। हम तुलना करते हैं ना कि भाई हमारे समाज में जो है वो धर्म के नाम पे लड़ाइयां होती है बहुत ज्यादा, लेकिन यही चीज आपको यूरोप में देखने को नहीं मिल जाएगा। तो तुलना कर सकते हैं, तुलनात्मक विश्लेषण हो सकता है, समझ रहे हो। चलो आगे बात करते हैं। सामाजिक गतिशीलता के बारे में पता लगता है समाजशास्त्र से, तो ये भी कहीं ना कहीं यूजफुल है ना। तो समाजशास्त्र का अध्ययन हमें समाज को समझने, समस्याओं का समाधान करने और समाज के सतत विकास में सहायता करता है। सतत विकास यानी कि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसके विकास के लिए भी जो सोशियोलॉजी है वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इंग्लिश में वही बातें लिखी हुई है भाई, वही सारी बातें लिखी हुई है, एक बार इंग्लिश मीडियम वाले देख लो और पढ़ लो इसको, ठीक है। चलो अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। बौद्धिक विचार जिसकी समाजशास्त्र की रचना में भूमिका है। देखो इंटेलेक्चुअल थॉट जो होता है ना, उसने समाजशास्त्र को बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बौद्धिक विचार, ठीक है। बौद्धिक विचार, देखो आप सभी को पता है कि इंसान का जो विकास है वो प्राकृतिक रूप से, क्रमिक रूप से हुआ है। जैसे हम पहले जानवर थे, है ना। ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में ये बात लिखी गई है, जो चार्ल्स डार्विन थे उन्होंने ये बात लिखी थी कि हम इंसानों का विकास जो है क्रमिक रूप से हुआ है। हम पहले क्या थे, जानवर थे, है ना। ये बंदर बंदर बंदरों से हमारी उत्पत्ति हुई है ना। 4 पैरों के बल पे चलते थे, फिर हमारे अंदर, हमारे शरीर में कुछ परिवर्तन आए, हमने 2 पैरों पे चलना शुरू किया। जब हमने 2 पैरों पे चलना शुरू किया तो हमारा बहुत ज्यादा एनर्जी बचता था और उस एनर्जी को हम दूसरे कामों में लगाया। हमने थोड़ा दिमाग भी चलाया, हमने जब पत्थर पे पत्थर मारा तो देखा भाई चिंगारी उग रही है, आग लग गया, हमने दिमाग चला कि भाई ऐसे आग लग सकता है। जब आग का आविष्कार किया तो हमने कुछ पका के उसमें, मतलब कोई जानवर मरा हुआ उसमें हमने डाल दिया, फिर उसको हमने खा के देखा तो भाई बहुत टेस्टी लगा, तो हमने फिर खाना शुरू कर दिया, पके हुए जानवरों को खाना शुरू कर दिया। और पके हुए जानवरों को खाने से पाचन शक्ति भी, मतलब पचाने में भी हेल्प मिलता था और टेस्टी भी बन रहा था भाई। मीट जो बनता था, मांस बनता था, टेस्टी बन, इंसानों ने ऐसे भाई तो कई सालों तक हमने ऐसे शिकार करके इस तरीके से जीवन यापन। फिर भाई इंसानों ने देखा कि यार ये पौधे, छोटे छोटे पौधे बड़े हो जा रहे हैं, एक बीज मतलब गिर रहा है जमीन के नीचे और फिर वो धीरे धीरे बड़ा होकर पौधा बन जा रहा। इस तरीके से उन्होंने बीजों से खेती करना शुरू कर दिया, है ना। खेती शुरू किया तो भाई फिर खेतों की रक्षा के लिए, खेती क्योंकि इस नदियों के आसपास की जा सकती थी, तो खेती की रक्षा के लिए जरूरी था कि वहां पे स्थायी रूप से रहे। पहले जंगलों में इंसान स्थायी रूप से नहीं रहते थे, आज यहाँ है तो कल कहीं और होंगे, फिर परसों कहीं और होंगे। लेकिन जब खेती शुरू किया तो भाई उन्होंने देखा कि भाई खेतों की रक्षा करनी होगी, है ना।
सुरक्षा के लिए वहीं पे भाई उन्होंने झोपड़पट्टी बना लिया, घर बना लिया, अपने रहना शुरू कर दिया। फिर इस तरीके से वहां पे धीरे धीरे आबादी बढ़ने लग गई, लेन-देन शुरू हो गया, व्यापार शुरू हो गया, घनी आबादी बन गया, शहर बन गए। ठीक है, आबादी बढ़ेगा तो शहर बनेगा। फिर धीरे-धीरे उन्होंने अपने राजा बना लिए, अपना मतलब पूरा प्रशासन तंत्र खड़ा कर लिया कि भाई हाँ, एक नियम होना चाहिए, कायदे होने चाहिए, सारी चीज़ों का नियम होगा, जभी तो चीज़ें सही से सिस्टमैटिक वे में चल पाएगा, सभ्यता चल पाएगी। ठीक है, देखो पॉइंट्स को पढ़ते हैं एक बार, आ जाओ। देखो, प्राकृतिक विकास के वैज्ञानिक सिद्धांतों और प्राचीन यात्रियों द्वारा पूर्व आधुनिक सभ्यताओं की खोज से प्रभावित होकर औपनिवेशिक प्रशासकों, समाजशास्त्रियों एवं सामाजिक मानव विज्ञानियों ने समाज के बारे में इस दृष्टिकोण से विचार किया है कि उनका विभिन्न प्रकार में वर्गीकरण किया जाए ताकि सामाजिक विकास के विभिन्न चरणों को पहचाना जा सकता है। मतलब प्राकृतिक तौर पे जो उन्नति प्रगति हुई है ना, उसके आधार पे हमें क्या करना होगा, समाज को कई भागों में डिवाइड करके पढ़ना होगा। तो समाज को हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे समाज का वर्गीकरण, ये समय समाज नहीं होगा, सभ्य समाज। ठीक है, सभ्य समाज सबसे टॉप पे, सभ्य समाज। ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया बच्चे, सभ्य सभ्य समाज यहाँ पे सबसे टॉप पे। देखो, सबसे पहले आदिम समाज आता है, जब हम जानवर थे, जब हम अच्छे मकानों में नहीं रह रहे, हमारे पास कोई सभ्यता नहीं है, हमारे पास कुछ भी मतलब बेहतरीन तरीके नहीं है, तौर तरीके नहीं है रहने का, अच्छे कपड़े नहीं पहन रहे, कोई भाषा नहीं है, तो हम आदिम समाज कहलाते हैं। उस समय हमारा समाज आदिम था। फिर सरल समाज आता है। सरल समाज यानी कि मतलब नॉर्मल तरीके से जिंदगी जी रहे। ठीक है, पशुपालन कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, कोई ज्यादा औद्योगिक क्रांति नहीं हुई है ना, उद्योग धंधे वगैरह विकसित नहीं हुए। ठीक है, फिर हम मध्य वर्गीय समाज में प्रवेश करते हैं, जब हम थोड़ा और उन्नति करना शुरू करते हैं। ठीक है, थोड़ा व्यापार वगैरह शुरू कर दिया हमने, लेन देन शुरू कर दिया। ठीक है, फिर एक उन्नत समाज आता है, जब उन्नति प्रगति बहुत बेहतरीन तरीके से होने लग गई, है ना, नए नए टेक्नोलॉजी वगैरह, विचारक वगैरह उभर के सामने आ गए। ठीक है, तो ये उन्नत समाज हो गया। फिर सभ्य समाज का विकास होता है, सभ्य सोसाइटी का विकास होता है, जैसे कि अभी के टाइम पे हम देखते हैं सभ्य सोसाइटी है हमारा, है ना, व्यवस्थित तरीके से हमने अपने नगरों को बसा रखा है। वैसे तो हड़प्पा काल से ही हम कहीं ना कहीं सभ्य समाज में प्रवेश हो जाते हैं, जब सभ्यता का विकास होता है। मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में हम बात कर सकते हैं यहाँ पे, ये सारी चीजें यहाँ पे। ठीक है, चलिए यहाँ पे समाज के प्रकार के बारे में, समाज के वर्गीकरण के बारे में बता रखा है। अब हम बात करते हैं सरल समाज और जटिल समाज में अंतर। सरल समाज क्या होता है ना, और जटिल समाज। यहाँ पे इंग्लिश में रूरल सोसाइटी एंड अर्बन सोसाइटी के बारे में लिख दिया है। ठीक है, तो सरल समाज का सीधा संबंध यहाँ पे कहीं ना कहीं अभी के समय में हम बात करें तो गांव से, और जटिल समाज का एग्जाम्पल हमारा शहरी हो, उसके बारे में हम अब बात करने वाले। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ फिर से थोड़ा सा मिसप्रिंट हो, भारत होगा, भारत भारल लिखा गया है, भारत। भारत स्वयं परंपराओं और आधुनिकता का, गांव और शहर का, जाति और जनजाति का, वर्ग एवं समुदाय का एक जटिल मिश्रण है। मतलब भारत में आप देखोगे कि गांव भी है, शहर भी है ना, जाति और जनजातियां भी देखने को मिल जाएगा, बहुत सारा वर्ग, बहुत सारे समुदाय आपको देखने को मिलेगा। 19वीं शताब्दी में समाजों का वर्गीकरण किया गया था। ये जो समाज का वर्गीकरण है, उसका जो वर्णन है 19वीं शताब्दी में हमें देखने को मिलता है। आधुनिक काल से पहले के समाजों के प्रकार, जैसे कि आधुनिक समाज, अभी का समाज हमारा आधुनिक समाज है। इससे पहले के समाज की अगर हम बात करें तो आधुनिक समाज से पहले के जो समाज थे वो शिकारी टोलियों में बटी हुई थी, ज्यादातर संग्रहण का काम करते थे, चीजों को इकट्ठा करना, फल फ्रूट वगैरह इकट्ठा करके अपना जीवन यापन करना, या तो चरवाहे थे या फिर कृषक थे, है ना, यही सब काम करते थे। मतलब गैर औद्योगिक अर्थव्यवस्था थी पूरी तरीके से। सरल समाज का एग्जाम्पल है गैर औद्योगिक, मतलब कि उद्योग धंधे नहीं है, इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही कम है ना, इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत कम है, तो इसलिए इसको हम औद्योगिक समाज नहीं कह सकते हैं, ये सरल समाज में आ जाता है। आधुनिक समाज जो है वो हमारा जटिल समाज है, शहर है, यहाँ पे बहुत सारे उद्योग धंधे चल रहे हैं, बहुत सारी इंडस्ट्री लग रही है ना, तो इसको हम जटिल समाज बोलेंगे। नीचे और बहुत बेहतरीन तरीके से देखो, चार्ल्स डार्विन का यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है कि हमारे जो है वो किस तरीके से विकास हुआ है ना। ज्ञानोदय क्या था? ज्ञानोदय एक तरीके से यूरोप में जो बौद्धिक आंदोलन चला था,
जिसमें यूरोप में जो चर्च का दबदबा था उसको खत्म करने के लिए ज्ञानोदय की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई थी, जिसमें चर्च के खिलाफ बहुत ज्यादा व्यापक पैमाने पे आंदोलन वगैरह शुरू होता है। सरल समाज में श्रम विभाजन यहाँ पे ज्यादा बेहतर तरीके से, हाँ यहाँ पे समझने को मिलेगा भाई, आपको यहाँ पे पूरा अच्छे से बता रखा है। सरल समाज और जटिल समाज के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे बताया हुआ है, तो यहाँ पे एक बार फोकस कीजिए, समझिए इसको। देखिए देखिए, सरल समाज यानी कि औद्योगिक क्रांति से पहले का समाज है, जब उद्योग धंधे शुरू नहीं हुए। और जटिल समाज यानी कि औद्योगिक समाज है, यहाँ पे उद्योग धंधे लग रहे हैं, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी के आधार पे हम चीजों का निर्माण कर रहे हैं, है ना। तो दोनों में क्या अंतर है? देखो, सरल समाज में जनसंख्या क्या होगी बच्चे? कम हो, मतलब जनसंख्या बहुत ही कम हो, कहने का मतलब, ठीक है। यहाँ पे जनसंख्या बहुत अधिक होगी, ठीक है। इंग्लिश में भी देख लो भाई, स्मॉल पॉपुलेशन होगा, लार्ज पॉपुलेशन होगा यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा जीवन सरल और पारंपरिक होगा। पारंपरिक मतलब कि पुराने तौर तरीकों से जीवन जी रहे होंगे, खेती कर रहे होंगे, खेती बाड़ी पे पूरी तरीके से निर्भर होंगे। लेकिन यहाँ पे जीवन जटिल होगा, आधुनिक होगा, है ना। मतलब वही है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से सारी चीजें हो रही होंगी यहाँ पे, है ना। संबंध रक्त नातेदार पर आधारित होगा, रक्त संबंधित और नातेदारों के साथ रिलेशन होते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे संबंध अनुबंध और संस्थाओं पर आधारित होता है, ठीक है जी। संस्था मतलब कि जो अलग अलग संस्थाएं होती है उसकी बात यहाँ पे हो रही है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पशुपालन पर आधारित होगी। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था होगा वो उद्योगों पर आश्रित होगा, सेवा क्षेत्र पर आधारित होगा, मतलब कि सर्विस सेक्टर पर आधारित होगा। श्रम विभाजन नहीं होता। श्रम विभाजन का मतलब है कि यहाँ पे ज्यादा श्रम विभाजन नहीं होगा, अलग अलग काम को करने वाले लोग नहीं होंगे, दो तीन चीजें हो रही होगी, खेती हो रहा होगा, पशुपालन हो रहा होगा, बस, है ना। लेकिन यहाँ पे श्रम विभाजन बहुत ज्यादा होगा, अलग अलग काम को करने वाले आपको अलग अलग लोग देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा नियम, औपचारिक, रीति रिवाज, परंपरा, जो नियम यहाँ पे होंगे ना वो रीति रिवाज के अकॉर्डिंग चल रहा होगा, परंपराओं के अकॉर्डिंग यहाँ पे नियम बनाए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे नियम जो है वो कानून के अकॉर्डिंग चलता है, सारी चीजें जो चलते हैं वो कानून के अकॉर्डिंग चलेगा, संस्थाएं होंगी इसको फॉलो करवाने के लिए, है ना। लेकिन यहाँ पे परंपरा के अकॉर्डिंग सारी चीजें चल रही होगी, ठीक है। परिवर्तन यहाँ पे जो भी होगा वो धीमा होगा, ठीक है। सरल समाज में क्या होता है? परिवर्तन धीमा होता है। जटिल समाज में परिवर्तन जो होगा वो तेज होगा। तो इसका एग्जाम्पल आप अभी के समय में शहरों का एग्जाम्पल ले सकते हो, और इसका एग्जाम्पल आप कहीं ना कहीं गाँव को ले सकते हो, जहां पे परिवर्तन बहुत धीमा होता है, लेकिन शहरों में परिवर्तन बहुत तेज होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। जी हाँ, देखिए, भौतिक मुद्दे, कुछ भौतिक मुद्दे हैं जिसका समाजशास्त्र की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका थी। यहाँ पे देखो, औद्योगिक क्रांति और पूंजीवादी विचारधारा ने समाजशास्त्र को फैलाने में, एक जटिल समाज को बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब औद्योगिक क्रांति जो है, आपको पता है कि ब्रिटेन में इसकी शुरुआत होती है ना। देखो क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है। औद्योगिक क्रांति एक नए गतिशील आर्थिक क्रियाकलाप पूंजीवाद पर आधारित थी, मतलब कि पूंजीवाद पर आधारित थी, यानी कि ज्यादातर उद्योग धंधे लग रहे हैं, जिनके पास पैसे उद्योग धंधे लगा रहे हैं, मशीनें खरीद रहे हैं और गरीब लोगों को अपने यहाँ पे काम पे रख रहे हैं। तो पूंजीवादी परंपरा को बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं औद्योगिक क्रांति जो है पूंजीवादी परंपरा को बढ़ावा देने लग रहा था। और यहाँ का मेन पर्पस होता था मुनाफा कमाना, है ना। बाजार व्यवस्था जो विकसित हुई वो कहीं ना कहीं औद्योगिक क्रांति की वजह से ही विकसित हुई, और ये कहीं ना कहीं समाजशास्त्र को समाजशास्त्र की रचना में इस औद्योगिक क्रांति ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना शुरू कर दिया, है ना। तो ब्रिटेन से भाई औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है, और बाजार ने उत्पादनकारी जीवन में प्रमुख साधन की भूमिका अदा की, और माल, सेवाएं एवं श्रम वस्तुएं बना गई, जिसका निर्धारण तकनीक गणनाओं के द्वारा किया जाता था। मतलब कि जो सेवाएं है, सर्विस सेक्टर है, लेबर बहुत सारे जो है वो गांवों से शहर की तरफ आने लग गए उद्योग धंधों में काम करने के लिए, है ना। इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति का केंद्र था। औद्योगिकरण द्वारा आया परिवर्तन असरकारी था, मतलब कि औद्योगिक क्रांति की वजह से काफी ज्यादा परिवर्तन यूरोपीय समाज में हमें देखने को मिलता है। और ये समाज जो है एक तरीके से, क्योंकि लोग जो है खेती बाड़ी छोड़ रहे हैं ना, ठीक है, लोग जो है गांव से शहरों की ओर विस्थापित होने लग गए, उद्योगों धंधों की तरफ जाने लग गए, फैक्ट्रियों का धुआं जो है वो बहुत ज्यादा पोल्यूशन फैलाने लग गई, और भीड़ भाड़ वाली बस्तियां विकसित होने लग गई, है ना। भारतीय दस्तकारों की दुर्दशा, जैसे कि औद्योगिक क्रांति जब शुरू होता है तो हमारे जो दस्तकार थे, यानी कि जो दस्तकार का मतलब है जो हाथों से चीजों को बनाने लग रहे थे, उनकी जिंदगी भी बहुत ज्यादा मतलब बद से बदतर हो गई, क्योंकि मशीनों के कारण, मशीनीकरण के कारण, औद्योगिकरण के कारण इनको अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ गया था,
ठीक है, तो ये यहाँ पे ये सारे पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, एक बार आप रीड कर लेना। कोई खास इंपोर्टेंट टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा इस पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो बातें मैंने आपको बताई यही बातें लिखी गई है इसमें। और ये औद्योगिक क्रांति ने कहीं ना कहीं जटिल समाज के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, और इसने कहीं ना कहीं फिर समाजशास्त्र जैसे विषय को जन्म दिया, जिसमें जटिल समाज का विश्लेषण करने को कहीं ना कहीं प्रमोट किया जाता है। ठीक है, ये रहेगा। अब बात करेंगे कि समाजशास्त्र का सोशियोलॉजी का दूसरे सब्जेक्ट के साथ कैसे रिलेशन है ना। दूसरे सब्जेक्ट यानी कि देखो, समाजशास्त्र जो है, आपको मैंने पहले ही बता दिया कि समाजशास्त्र केवल एक सब्जेक्ट है नहीं, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट को हम मिक्स करके पढ़ने वाले, है ना। इसमें आपको राजनीति विज्ञान की झलक भी देखने को मिलेगा, कानून विज्ञान, इसमें आपको मनोविज्ञान, इसमें आपको मानव शास्त्र, इसमें आपको अर्थशास्त्र, इसमें आपको जनांकिकी, ठीक है, इसमें आपको इतिहास, है ना। ये सब सब्जेक्ट की झलक आपको देखने को मिल जाएगा, और इन सबका केंद्र जो है वो कहीं ना कहीं, इन सभी सब्जेक्ट का केंद्र आपको पता है समाज है, मानव जीवन है, मानव की जो सोसाइटी है उसका विश्लेषण कहीं ना कहीं हम करते हैं। तो इन सारे सब्जेक्टों के बारे में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। अब आगे भाई देखते हैं, देखो क्या पॉइंट्स एक बार मैं पढ़ देता हूँ क्या क्या लिखा है कि सभी सामाजिक विज्ञान समाज शास्त्र से किसी ना किसी रूप से संबंधित है, और दूसरे और भिन्न भी है। मतलब कि कहीं ना कहीं ये सारे जो सब्जेक्ट्स है समाज शास्त्र के, क्या कह रहा हूँ, समाज शास्त्र कह रहा हूँ, सामाजिक विज्ञान के, वो कहीं ना किसी रूप से समाज शास्त्र से जुड़े हुए हैं, और कई हद तक थोड़े अंतर भी आपको देखने को मिल जाएगा दोनों में। इसके आपसी सहयोग के द्वारा ही विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन सुव्यवस्थित रूप से किया जा सकता है ना। सारे सब्जेक्ट का जो सहयोग है, सारे सब्जेक्ट का, जब हम सारे सब्जेक्ट को इसमें मिला लेंगे, मिक्स कर देंगे, तब जाके ही हम समाज शास्त्र को पढ़ पाएंगे बेहतरीन तरीके से। सभी सामाजिक विज्ञानों का क्षेत्र अलग अलग है, और इन सभी का केंद्र बिंदु सामाजिक प्राणी मानव है। ठीक है जी, सभी सामाजिक विज्ञान की अगर हम बात करें, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, कहीं ना कहीं आपको अलग अलग विषय को बारे में पढ़ाया जाता है, लेकिन इन सब का केंद्र बिंदु कौन है? मानव जीवन है। मानव जीवन का विश्लेषण करना ही है। समाज शास्त्र एक सहयोगी व्यवस्था का निर्माण करता है, और सभी विज्ञानों को एक सामान्य पटल पर ले आता है। कहने का मतलब ये कि भाई सभी सामाजिक विज्ञान को एक साथ लाके एक सब्जेक्ट बन रहा है समाजशास्त्र आपका, है ना। चलो भाई आगे बढ़ेंगे, अब रिलेशन की बात करेंगे। रिलेशन की बात करेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट के साथ समाजशास्त्र के क्या रिलेशन है, क्या संबंध है ना, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि समाजशास्त्र का मनोविज्ञान के साथ कैसे संबंध है ना, साइकोलॉजी के साथ इसके रिलेशन कैसे हैं। तो देखो, समाज शास्त्र मानव व्यवहार सीखने से संबंधित है। समाज शास्त्र क्या करता है? मानव के व्यवहार का विश्लेषण करता है, ठीक है। लेकिन मनोविज्ञान मानव मस्तिष्क का अध्ययन करता है ना। हम हमारा व्यवहार जो है उसमें वो समाज शास्त्र से हम जान सकते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हमारे मस्तिष्क में क्या चल रहा है, उसका विश्लेषण कौन करेगा? मनोविज्ञान। समाज शास्त्र एक बड़े समूह या समाज के साथ सौदा करता है, मतलब बड़े समूह का विश्लेषण करता है, अध्ययन करता है। लेकिन मनोविज्ञान क्या है? व्यक्ति या छोटे समूह का से इसका संबंध है, ठीक है। समाज शास्त्र एक अवलोकन प्रक्रिया के रूप में क्रिया करता है, मतलब इसे हम किसी चीज का अवलोकन करते हैं कि भाई ये चीज ऐसे होगा, वैसे होगा, वगैरह वगैरह। लेकिन मनोविज्ञान एक प्रयोगात्मक प्रक्रिया, मतलब इसमें हम ना प्रयोगात्मक प्रक्रिया नहीं अपनाते हैं, है ना। लेकिन ये क्या है? प्रयोगात्मक प्रक्रिया, मतलब मनुष्य के माइंड के ऊपर एक प्रयोग किया जा सकता है, समझ लो। तो एक प्रयोगात्मक प्रक्रिया के रूप में जाना जा सकता है ना। प्रयोग के तौर पे हम इसको देख सकते हैं, एक प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। समाजशास्त्र लोगों के संपर्क से संबंधित है, मनोविज्ञान मानव भावनाओं से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पे लोगों के संपर्क की अध्ययन की जाती है, लेकिन यहाँ पे मानव भावनाओं का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र मानता है कि एक व्यक्ति का कार्य उसके आसपास या समूह से प्रभावित होता है। एक व्यक्ति कोई काम करेगा तो उसका प्रभाव दूसरे व्यक्ति पे भी पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? मनोविज्ञान अध्ययन में यह माना जाता है कि व्यक्ति सभी गतिविधियों के लिए अकेले जिम्मेदार है, मतलब कि अकेले ही सारे जो भी काम कर रहा है, कोई भी नेगेटिव एक्शन ले रहा है, कोई भी पॉजिटिव एक्शन ले रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं उसी का योगदान है। लेकिन समाजशास्त्र मानता है कि अगर कोई व्यक्ति गलत डिसीजन लिया है, कुछ गलत कर रहा है, तो उसमें सोसाइटी का भी उतना ही योगदान है, समझ रहे हो। जैसे कि आप लोगों ने एक एग्जाम्पल, एक वायरल न्यूज था कि एक गर्ल थी जो कि लगभग 19-20 साल की थी, बहुत बढ़िया, मतलब कुछ स्पोर्ट वगैरह भी खेलती थी, लेकिन उसके पिताजी ने उसको
गोली मार दिया था। तो यहाँ पे अगर हम बात करें मनोविज्ञान की, तो मनोविज्ञान बोलेगा कि यहाँ पे उसके पिता का पूरा योगदान था, उसके माइंड का पूरा दोष था। लेकिन यहाँ पे समाजशास्त्र बोलेगा कि नहीं, सोसाइटी की भी गलती है, सोसाइटी का प्रेशर बना होगा उस बाप के ऊपर, क्योंकि जो लड़का था वो मुसलमान था, तो सोसाइटी ने दबाव डाला, इस वजह से एक पिता ने अपनी ही बेटी को मार दिया, खुद से मार, समझ रहे हो? तो ये चीज है। चलो अब बात करते हैं अर्थशास्त्र के साथ संबंध कैसे बने। समाजशास्त्र का अर्थशास्त्र के साथ यानी कि इकोनॉमिक्स के साथ कैसे संबंध है। देखो, समाजशास्त्र एक समाजीकृत विज्ञान है, मतलब कि समाज को केंद्र में रख के इस सब्जेक्ट को हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन अर्थशास्त्र एक विशेष विज्ञान है जो कि कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को केंद्र में रखा जाता है, आर्थिक क्रियाओं को केंद्र में रखा जाता है। इसमें समाजशास्त्र का दृष्टिकोण व्यापक है, ठीक है। समाजशास्त्र का दृष्टिकोण मतलब समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र व्यापक है, बहुत सारे विषयों के बारे में इसमें आप पढ़ते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र का दृष्टिकोण आर्थिक है, आर्थिक गतिविधियों के बारे में सिर्फ आपको पढ़ने को मिलेगा। समझ, कहने का मतलब है समाजशास्त्र के अध्ययन की प्रकृति समूहवादी है, मतलब समूह का अध्ययन करता है, पूरे समूह को केंद्र में रख के विश्लेषण करते हैं। यहाँ पे अर्थशास्त्र के अध्ययन की प्रकृति व्यक्तिवाद है, यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं व्यक्ति विशेष को ज्यादा महत्व रखा जाता है, दिया जाता है। समाजशास्त्र में सामाजिक चर मापने बहुत मुश्किल होते हैं, है ना, ठीक है। सामाजिक चर यानी कि कहने का मतलब ये कि संख्यात्मक तौर पे किसी चीज को मापना बड़ा मुश्किल होता है यहाँ पे। लेकिन अर्थशास्त्र में आर्थिक चरों को सटीक रूप से मापा जा सकता है एवं इसे मात्रा में अंकित किया जा सकता है ना, मात्राओं के रूप में हम समस्याओं को, क्योंकि सांख्यिकी जो है वो अर्थशास्त्र का ही पार्ट है। सांख्यिकी में क्या होता है कि हर एक मुद्दे को हम, हर एक जो भी टॉपिक है उसको हम संख्यात्मक तौर पे रख के उसका विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन ऐसा समाजशास्त्र में आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो फटाफट 2 टॉपिक और रह गया, खत्म करते हैं फिर चैप्टर को। हाँ, आगे है समाजशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में संबंध। तो समाजशास्त्र का राजनीतिक विज्ञान के साथ यानी कि पॉलिटिकल साइंस के साथ कैसा संबंध है भाई, रिलेशन है। तो समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, जाहिर सी बात है भाई, समाज से रिलेशन है इसका। राजनीतिक विज्ञान का राज्य और सरकार के साथ संबंध है ना, राज्य के बारे में यानी कि किसी देश के बारे में, देश की सरकार के बारे में, और इसका केंद्र बिंदु यही है, राज्य और सरकार। लेकिन इसका केंद्र बिंदु क्या है, समाज है। समाजशास्त्र दोनों संगठित असंगठित समाजों का अध्ययन करता है। जो संगठित समाज होगा उसका भी अध्ययन करेगा, असंगठित समाज होगा उसका भी अध्ययन करेगा। राजनीतिक विज्ञान केवल राजनीतिक रूप से संगठित समाजों का अध्ययन करता है। जो राजनीतिक रूप से जो समाज संगठित किए गए हैं, डेवलप किए गए हैं, उसका अध्ययन करता है। समाजशास्त्र का दायरा व्यापक है, जाहिर सी बात है, ऊपर भी हमने बात कर लिया। राजनीति विज्ञान का दायरा संकीर्ण है, मतलब कि कुछ विशेष जो टॉपिक होते हैं, राजनीतिक से रिलेटेड जो टॉपिक होते हैं उसको ही ये समझाता है, ठीक है। लेकिन समाजशास्त्र जो है बहुत सारे टॉपिक पे चर्चा करता है। आगे देखो, समाजशास्त्र मूल रूप से व्यक्ति का एक सामाजिक पशु के रूप में अध्ययन करता है ना, व्यक्ति का सामाजिक पशु के रूप में व्यक्ति को दर्शाता है समाजशास्त्र। लेकिन राजनीतिक विज्ञान एक राजनीतिक पशु के रूप में मनुष्य का अध्ययन करता है। वही बात है कि जो एक ऐसा मानव समाज जो कि कहीं ना कहीं राजनीति को समझता है, राजनीति को में जीता है, उसकी बात करता है। समाजशास्त्र का दृष्टिकोण समाजशास्त्रीय है या वैज्ञानिक विधियों के अतिरिक्त अपनी विधियों का अनुसरण करता है। राजनीतिक विज्ञान का दृष्टिकोण राजनीति ही रहता है सिर्फ, है ना। इसमें मतलब हम बहुत सारी विधियों का इस्तेमाल करते हैं, समाजशास्त्रीय विधियों की चर्चा करते हैं या फिर दूसरी और भी बहुत सारी विधियों का इस्तेमाल हम किसी समस्या को समझने के लिए करते हैं। लेकिन इसमें राजनीतिक दृष्टिकोण का ही जो है प्रयोग किया जाता है। चलिए लास्ट रहेगा समाजशास्त्र और इतिहास में क्या रिलेशन है। समाजशास्त्र का इतिहास के साथ क्या रिलेशन है बच्चे, तो समाजशास्त्र वर्तमान सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में रुचि रखता है ना। वर्तमान समय की जो राजनीतिक घटनाएं, सामाजिक घटना है, उसका विश्लेषण करता है। लेकिन इतिहास जो है वो हमारी बीती हुई घटनाओं में रुचि रखता है। समाजशास्त्र विश्लेषणात्मक है, विश्लेषणात्मक है, माफी चाहूंगा, विश्लेषणात्मक है के रूप में व्याख्या करता है, मतलब कि विश्लेषण करता है, किसी समस्या का विश्लेषण करता है। इतिहास एक वर्णनात्मक विज्ञान है, मतलब कि ये वर्णन करता है, सिर्फ विश्लेषण नहीं करता। किसी समस्या का विश्लेषण इतिहास नहीं करता है, बल्कि उसका सिर्फ वर्णन करता है। लेकिन समाजशास्त्र विश्लेषण करता है समस्या का। समाजशास्त्र सामान्य विज्ञान है, इतिहास एक विशिष्ट विज्ञान है जो कि इतिहास की घटनाओं के बारे में बताता है। समाजशास्त्र
प्रश्न वाली सर्वेक्षण, साक्षात्कार, वीडियो आदि का प्रयोग करता है। ठीक है, समाजशास्त्र में आपको ये सारी वीडियो के माध्यम से चीजों को समझने को मिलेगा, लेकिन इतिहास जो है वो अतीत के बारे में कालक्रम, सिक्के और जो जमीन के नीचे से भौतिक अवशेष मिलते हैं उसका इस्तेमाल करता है। समाजशास्त्र द्वारा सामान्यकृत तथ्यों के लिए परीक्षण और पुनः परीक्षण संभव है ना। हम क्या कर सकते हैं, इसमें जो समाज के जो मुद्दे हैं उसका हम परीक्षण कर सकते हैं, पुनः परीक्षण कर सकते हैं, लेकिन इतिहास में बीती हुई घटनाओं का हम पुनः परीक्षण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समाजशास्त्र का एक विशिष्ट दायरा है, इतिहास का दायरा संकुचित है। वही बात हो गई यार, वही बात रिपीट हो रहा है। समाजशास्त्र का दायरा क्या है, विस्तृत है, मतलब बहुत सारे टॉपिक इसमें कवर किए जाते हैं, लेकिन इसका दायरा संकुचित है, केवल इतिहास की घटनाओं का जिक्र इसमें होता है। ठीक है, तो भाई देखो, और नीचे एक बार सारे सब्जेक्ट के साथ मिक्स करके यहाँ पे तुलना दे रखा है, तो एक बार इसको आप खुद पढ़े। अभी मैंने सारी चीजें आपको समझा दी है ना, सारी चीजें मैंने आपको समझा दी है, एक बार इसको आप देख लेना। ठीक है बच्चे, एक बार इसको आप देख लेना, यही बात नीचे इंग्लिश में भी लिखी हुई है, तो इसको आप लोग एक बार देखिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जो भी करना कर लीजिए। ठीक है, तो ये चैप्टर आप लोगों का जो था वो यहीं पे समाप्त होता है। सो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को आज की इस वीडियो में मैंने जो भी टॉपिक आपको समझाया समझ में आ गया होगा। कहीं भी कोई डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दे। ठीक है, लगभग 50 मिनट से ऊपर की वीडियो रही, और हर एक टॉपिक को मैंने कोशिश किया कि थोड़ा आसान बना के आपको समझाने की कोशिश। ठीक है, तो ये हमारा पूरा सीरीज रहेगा समाजशास्त्र का। आप लोग प्यार सपोर्ट करेंगे तो जल्दी से जल्दी वीडियो आएंगे। ठीक है, मिलते फिर आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।